हे हाय। जितने भी पेरेंट्स और बच्चे इस क्लास पे नए हैं इस चैनल पे, तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए। नाउ आप अपने लेसन को एंजॉय कर सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ आर्ट, क्लास 6 इंग्लिश सेमेस्टर 2। सो एक्टिविटी 7 से शुरुआत करनी है हमें। चलिए शुरुआत करते हैं रीड करके। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, वी हैव रीड अबाउट पेंटिंग्स, वन काइंड ऑफ आर्ट। पेंटिंग हमने आगे ही देखा एक तरह का आर्ट है। सो पोएट्री भी एक तरह का आर्ट है, राइट? पोएट्री इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ आर्ट। रीड द पोएम, नोटिस द डायलॉग, मतलब पोएम को पढ़ो और डायलॉग को नोटिस करते जाना और लिखते जाना। सो ये पोएम का नाम है द क्रेयॉन बॉक्स दैट टॉक्ड। व्हाट? कैसी पोएम? द क्रेयॉन बॉक्स दैट टॉक्ड। एक क्रेयॉन बॉक्स, वो भी बातें करता हुआ देखा। किसने देखा? बाय शेन डी रॉल्फ। कौन? ये रहे पोएट। इन्होंने एक बार एक क्रेयॉन बॉक्स को कोई शॉप में देखा, सोचा कि ये क्रेयॉन बॉक्स अगर बातें करती तो क्या बातें करते। सो आइए चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले स्टेंजा में लिखा है, वाइल वॉकिंग थ्रू अ टॉय स्टोर द डे बिफोर टुडे आई ओवरहर्ड अ क्रेयॉन बॉक्स विथ मेनी थिंग्स टू से। वो एक टॉय स्टोर से गुजर रहे थे एक दिन पहले और क्रेयॉन बॉक्स को बातें करते हुए देखा। सुना भी। क्या देखा इन्होंने? ऐसा एक क्रेयॉन बॉक्स, अंदर ही अंदर सारे कलर्स बातें कर रहे थे। सो पहले येलो बोला, आई डोंट लाइक रेड, मुझे रेड नहीं पसंद है। तो बाद में ग्रीन भी बोलता है, मुझे भी रेड पसंद नहीं है। नीचे लिखा हुआ है, एंड ग्रीन सेड नो डू आई, एंड नो वन हियर लाइक्स ऑरेंज। यहां पर किसी को ऑरेंज भी पसंद नहीं है, ग्रीन ही बोल रहा है। बट नो वन नोस क्वाइट वाई, बट किसी को नहीं पता है कि ये इनको क्यों पसंद नहीं है। सो ये स्टेंजा के बाद है नीचे वाला जो स्टेंजा, वी आर अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स दैट रियली डजंट गेट अलोंग, सेड ब्लू टू ऑल अदर्स। ब्लू क्या बोलता है? हम सारे क्रेयॉन्स हैं, हम सारे साथ में रहते हैं, पर किसी के बारे में नहीं पता है, मतलब क्यों पसंद नहीं है। समथिंग हियर इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, ये ब्लू बोल रहा है। सो इसमें आपने देखा डायलॉग बाजी है, तो ये डायलॉग बाजी यहाँ पर आपको लिखनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप है। सो यहाँ पर अगर आप लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे? सो येलो क्या बोलता है? आई डोंट लाइक रेड, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद ग्रीन क्या बोलता है? एंड नो वन हियर लाइक्स ऑरेंज। इसके बाद भी बोलता है, बट नो वन नोस क्वाइट वाई। ग्रीन क्या कहता है? मुझे भी रेड नहीं पसंद, और यहाँ पर किसी को ऑरेंज भी नहीं पसंद। हमको ये भी नहीं पता है कि क्यों नहीं पसंद। आगे की बात करें तो ब्लू कुछ बोलता है, वो भी नीचे लिखना है। वी आर अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स दैट रियली डजंट गेट अलोंग, कि हम लोग एक ही बॉक्स में रहने वाले क्रेयॉन्स है, तो फिर हमको तो पता ही होना चाहिए, और हमको ही नहीं पता है। अजीब है यार। आगे के जो स्टेंजा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो एक और बाकी है, ब्लू सभी को बोलता है समथिंग हियर इज रॉन्ग, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। उसके बाद हमारे पोएट आगे पोएम की शुरुआत करते हैं, हमारे पोएट, और बोलते हैं, वेल आई बॉट दैट बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स एंड टुक इट होम विथ मी। मैंने वो बॉक्स खरीद लिया क्रेयॉन्स का और घर पे ले गया, उन सबको निकाला, और सब एक दूसरे को देख सकते हैं ना। दे वॉच्ड मी एज आई कलर्ड विथ रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन एंड ब्लैक एंड वाइट एंड ऑरेंज एंड एवरी कलर इन बिटवीन। यहाँ पर लिखा है कि वो सब मुझे देख रहे थे। वो सारे कलर्स, मैं जो कलर्स का यूज़ कर रहा था, जैसे रेड को यूज़ किया, ब्लू का यूज़ किया, ग्रीन का, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज का। जब हम कलरिंग करते तो सभी कलर का यूज करते, तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, मुझे देख रहे थे कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ। दे वॉच्ड एज ग्रीन बिकम्स द ग्रास। ग्रीन कलर जो क्रेयॉन्स था, उसने देखा कि सब वो क्या बन गया? ग्रास बन गया। एंड ब्लू बिकम्स द स्काई, ब्लू आकाश बन गया। येलो सन वॉज शाइनिंग ब्राइट। अब येलो देख सकते हैं किस तरीके से शाइनिंग, एकदम चमकीला बन गया। ऑन वाइट क्लाउड्स ड्रिफ्टिंग बाई, जहाँ पर वाइट क्लाउड्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वहां पर पूरी येलो कलर की चादर बिछ गई है। कलर्स चेंजिंग एज दे टच, एक दूसरे को जब कलर्स टच करते हैं तो वो अपना कलर बदल लेते हैं। बिकमिंग समथिंग न्यू, दे वॉच्ड मी एज आई कलर्ड, दे वॉच टिल आई वॉज थ्रू। मतलब पोएट यहां पर हमें कह रहे हैं कि सारे कलर्स ने देखा एक दूसरे का कैसा उपयोग हो रहा है। जब दो कलर्स आपस में मिलते हैं तो तीसरा कलर कैसे बनता है, मतलब सारे कलर्स ने ये सब चीज देखी और रियलाइज करी। इसके बाद यहां पर जो स्टेंजा है इसमें लिखा है, एंड व्हेन आई फाइनली फिनिश्ड I began to walk away and as I did the crayon box had something more to say। मतलब
मैंने अपना कलरिंग का काम फिनिश कर लिया, पैक कर लिया, क्रेयॉन बॉक्स को रख दिया। और भी इनको कुछ कहना था, किसको? कलर्स को। आई डू लाइक रेड, कौन बोलता है? इस पेंटिंग को देखकर येलो बोलता है भाई मुझे रेड अब पसंद है। ग्रीन बोलता है भाई अगर येलो को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। यू आर टेरिफिक सो हाई अप इन द स्काई, लोग बोलते हैं ब्लू तुम तो देखो यहाँ पर कैसे हवा में बिछे हुए। सो मुझे तो ब्लू भी पसंद है। सो आखिर में ब्लू बोलता है वी आर अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स, ईच वन ऑफ अस यूनिक, बट व्हेन वी गेट टुगेदर द पिक्चर इज कंप्लीट। सो ब्लू आखिर में बोलता है भाई हम एक क्रेयॉन का बॉक्स है, हम सब एक अलग अलग मतलब यूनिक मतलब डिफरेंट कलर्स है, बट हम जब इकट्ठा होते हैं तभी एक पिक्चर कंप्लीट होती है, एक कलर से पिक्चर कंप्लीट नहीं होती। तो क्रेयॉन के बॉक्स में किसी एक कलर का महत्व नहीं है, सारे कलर का इक्वली इंपॉर्टेंस है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 8 की तरफ। पेंटिंग की बात चल रही है तो पेंटिंग्स आर्ट है, पोएम्स आर्ट है, प्लेज मतलब नाटक आर्ट है। लेट्स राइट प्ले अबाउट क्रेयॉन्स। अब हम क्या करेंगे? प्ले लिखेंगे क्रेयॉन्स के ऊपर। पोएम के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि कलर्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे बिगिनिंग में। सो नाउ नोटिस दैट आफ्टर द पोएट टुक द क्रेयॉन्स होम दे वॉच्ड वाइल द पोएट कलर्ड, मतलब क्रेयॉन्स को घर पे ले गए पोएट, फिर उन्होंने कलरिंग किया तो सबने देखा। किसने? कलर्स ने। द पोएट डज नॉट टेल अस व्हाट दे सेड वाइल ही कलर्ड, पोएट ने हमको ये नहीं बताया जब वो कलर कर रहे थे तब उस कलर्स ने क्या कहा, उन्होंने स्टार्टिंग की और फिनिशिंग की बात कही। बट दिस इज अ वेरी टॉकेटिव बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स। आप सबको पता है कि ये क्रेयॉन के जो बॉक्स है वो बहुत ही टॉकेटिव थे। इमेजिन वॉट दे सेड वाइल द पोएट मेड द स्काई एंड द सन एंड क्लाउड्स एंड ऑल द रेस्ट। सो हमको इमेजिन करके नीचे लिखना है यहाँ पर कि सारे कलर्स ने एक दूसरे को क्या कहा होगा जब पोएट ड्राइंग बना रहे होंगे। तो चलिए यहां पर हम लिखने की शुरुआत करते हैं। तो ब्लू बोलता है हेलो रेड, यू आर माई फ्रेंड एंड आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू। रेड बोलता है सीक्रेट टू बी शेयर, सीक्रेट शेयर कर रहे तू मेरे से। आई एम क्यूरियस एंड एक्साइटेड टू नो दैट, यार बता जल्दी बता ब्लू। ब्लू बोलता है देयर इज नथिंग लाइक फीलिंग एक्साइटिंग, यार एक्साइटिंग फील करने वाली कोई बात नहीं है। लिसन टू मी सीरियसली, मेरी बात ध्यान से सुन। ये सब बातें हो रही हैं कलर्स के बीच में। रेड बोलता है वेल गो ऑन, चल बता। ब्लू बोलता है वी ऑल क्रेयॉन्स लिव टुगेदर बट डू यू थिंक वी कैन गेट अलॉन्ग विथ अनदर। हम सब साथ में रहते हैं पर कभी सोचा है कि वी कैन गेट अलॉन्ग विथ अनदर, हम एक दूसरे से क्यों अलॉन्ग रहते हैं, मतलब क्या हमारे यूनिकनेस है, क्यों हम साथ में रहते हैं, पता है क्यों? रेड बोलता है आई हैव नेवर थॉट इन दिस डायरेक्शन, यार कभी इस दिशा में मैंने सोचा नहीं। मेरे फ्रेंड को बुलाता हूँ ग्रीन को, वो क्या बोलता है उससे पूछते हैं। ब्लू बोलता है नाउ टेल मी ग्रीन डू वी रियली गेट अलॉन्ग कंफर्टेबली, क्या हम साथ में कंफर्टेबली रह सकते हैं? ग्रीन बोलता है कभी नहीं रह सकते, नेवर। ब्लू बोलता है शुड वी देन फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस सो दैट वी कैन स्टे और वर्क टुगेदर पीसफुली, तो क्या हमें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए कि हम साथ में रह सके, काम कर सके। ब्लू पूछ रहे हैं ग्रीन से और रेड से। तो ग्रीन एंड साथ में बोल रहे हैं सर्टेनली वी शुड गो एंड शेयर अवर व्यूज विथ अदर ब्रेथन, मतलब हमारे दूसरों के साथ हमारे व्यूज शेयर करने चाहिए। तो ब्लू बोलता है लेट्स गो एंड देन, चलिए चलते हैं और शेयर करते हैं। तो येलो बोलता है आई हेट रेड। ब्लू बोलता है क्यों पसंद नहीं है? तो ये लोग येलो से पूछ रहे थे, येलो ने बोला मुझे रेड नहीं पसंद। अदर्स बोलते हैं वी ऑल हेट ऑरेंज। येलो बोलते हैं रेड पसंद नहीं है, दूसरे बोलते हैं मेरे ऑरेंज पसंद नहीं। ब्लू बोलते हैं पर हमको रीजन दो व्हाई यू डोंट लाइक दिस कलर्स। सारे कलर्स बोलते हैं हमको कोई रीजन नहीं मालूम। ब्लू और रेड पूछते हैं देन व्हाई शुड वी हेट वन अनदर, जब रीजन ही नहीं पता है हमको तो हम एक दूसरे से झगड़ क्यों रहे हैं? येलो बोलता है ओके आई विल स्टॉप डूइंग दैट नाउ आई लाइक रेड, ठीक है अब नहीं झगड़ रहा हूं, मुझे रेड पसंद है, चलो यार। ग्रीन बोलता है वेल देन आई डोंट हैव एनी ग्रीवेंस अगेंस्ट रेड, आई विल नेवर हेट हिम नाउ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रेड के साथ, अब मुझे रेड भी पसंद है। एक ग्रीन बोल रहा है, लो अब सब लाइन पे आ गए। ब्लू बोलता है इफ यू हैव शेकन ऑफ हेट्रेड आई वुड टेल यू वन थिंग, बोलता है अगर तुम लोगों ने नफरत हटाई दी तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ऑल अदर्स बोलते हैं वेल तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये जनरली एक टॉक था, मतलब कि
क्रेयॉन्स के बिटवीन की बातें थी जो हमने सोच के लिखी है, सो आप भी लिख लेना बच्चों, पर अपने वर्ड्स में, मेरा वाला कॉपी मत करना। एक्टिविटी 9 क्या है? वी हैव रीड अबाउट पेंटिंग, पोएट्री, प्लेज। यस, हमने तो पढ़ लिया। म्यूजिक भी एक आर्ट है, म्यूजिक। लेट्स रीड सम इडियम्स अबाउट म्यूजिक। यहां पर कुछ इडियम्स है, मतलब कुछ सेंटेंसेस है। Idioms are group of words that have special meaning that is different from the ordinary meaning of each separate word. यहां पर idioms के बारे में लिखा है। idioms है क्या? idioms कुछ group of words है जिसका हर एक word का मतलब अलग होता है। The best way to understand idioms is to listen and observe how they are used in different ways. चलिए तो मैं आपको रीड करके सुनाता हूं। पहला idiom है blow your own horn। पर blow your own horn ये अलग अलग sentences में यहां पर लिखा गया है। So we all know you are the best student in the class. There is no need to blow your own horn. मतलब भाई हमें पता है तू सबसे अच्छा लड़का है, तो बार बार चिल्लाकर बताने की क्या जरूरत है, अपने गुण क्यों गा रहा है। ये पहला मतलब है। दूसरा सेंटेंस, सीमा says she finds it difficult to blow her own horn because she is very shy person. यहां पर उसका अलग मतलब है। सीमा एक shy person है तो उसको डिफिकल्टी है खुद के ही बारे में बताने में। बोलो। तीसरा सेंटेंस, आई डोंट वॉन्ट टू सिट नियर राहुल एट द पार्टी, ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन हॉर्न। यार मुझे राहुल के साथ पार्टी में बैठने नहीं पसंद, वो अब जब जाओ तो अपने गुण गाते रहता है, अपने बारे में बकबक करता रहता है। सो बच्चों, ब्लो योर ओन हॉर्न का मतलब क्या है यहाँ पर? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब है टू प्रेज योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, खुद की तारीफें करना, इसका मतलब ये है। तो चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा इडियम से यहाँ पर म्यूजिक टू योर ईयर्स। सो इसको भी हमने 1, 2 और 3 डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करके लिखा है। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट यू आर ऑल सो वेल, इट्स म्यूजिक टू माई ईयर्स। यार मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि तुम सब लोग बहुत अच्छे हो, इतनी अच्छी खबर है तो मुझे म्यूजिक की तरह लगा मेरे कानों को। सेकेंड वाला सेंटेंस, ओ सुनीता यू आर सो स्वीट, I must admit that your words are music to my ears. यार तुम कितनी स्वीट हो, तुम्हारे वर्ड्स जैसे सुन के मुझे म्यूजिक से लगने लगता है आवाज में, तुम इतना अच्छा बोलते हो यार, आई लव यू। थर्ड सेंटेंस, द एक्यूज्ड मैन said it was music to his ears when the judge said not guilty. एक एक्यूज मतलब जो कोई अपराधी होता है, उसको जज के वर्ड्स तब एक म्यूजिक की तरह लगता है जब वो जज बोलता है कि तुमने ये गुनाह नहीं किया है, बट यू आर नॉट गिल्टी। ये सुन के तो उसके कानों में लगता है कि यार तुमने क्या मस्त म्यूजिक गा लिया मेरे लिए, क्योंकि वो खुश हो गया ना। अगर वो उसको नॉट गिल्टी नहीं गिल्टी बोलते तो ये म्यूजिक नहीं होता, उसके लिए नॉइज हो जाता। सो डियर स्टूडेंट्स, म्यूजिक टू योर ईयर्स का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यूज और इन्फॉर्मेशन दैट यू आर वेरी प्लीज टू हियर। एक ऐसी खबर, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको सुनने में बहुत ही अच्छी लगती हो, जिसे हम कहते हैं म्यूजिक टू योर ईयर्स। चलिए एक और है, अब है फॉर अ सॉन्ग। सो पहले वाला सेंटेंस है, ही बॉट हिज हाउस फॉर अ सॉन्ग 2 years ago. ही बॉट हिज हाउस फॉर अ सॉन्ग 2 years ago. बच्चों यहां पर इसने घर लिया था बहुत सस्ते में 2 साल पहले, इसका मतलब ये है। दूसरा सेंटेंस, आई थॉट आई वॉज गेटिंग द जेम्स फॉर अ सॉन्ग बट आई वॉज एक्चुअली पेइंग टू मच। जेम्स मतलब पैसे या हीरे, जो भी समझ लो, गाने के मुझे पैसे मिल रहे पर यहां तो मैं एक्चुअली में बहुत सारा पे कर रहा हूं इसके लिए। थर्ड वन, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस ऑफ फर्नीचर एंड आई गॉट इट फॉर अ सॉन्ग इन अ ट्रेड फेयर। सो दिस इज माई फेवरेट पीस ऑफ फर्नीचर, ये मेरा फर्नीचर का सबसे अच्छा टुकड़ा है। एंड आई गॉट इट फॉर अ सॉन्ग, में जब गाना गाया था एक फेयर में तब उसके लिए मुझे ये गिफ्ट में दिया गया था, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही फेवरेट है। सो बच्चों, फॉर अ सॉन्ग का मतलब है यहाँ पर या तो वेरी चीपली या तो एट अ लो प्राइस। मुझे गाने के लिए मिला एक प्राइस। सो ये भी एक्टिविटी फिनिश हो रही है। एक्टिविटी 10 है जो लास्ट है इस चैप्टर की, फोटोग्राफी के बारे में। फोटोग्राफी इज अ वंडरफुल मॉडर्न आर्ट। बिल्कुल सही है, आजकल जिसके हाथ में मोबाइल देखो वहां फोटोज ही फोटोज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेयरएवर यू सी फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज यूजिंग वैरायटी ऑफ कैमरास जैसे कि DSLR। अभी ये फोटोग्राफी किसको नहीं पसंद बताओ। DSLR हाथ में आ जाए तो सो DSLR की बात करें, मोबाइल कैमरास की बात करें, ठीक है। फोटोग्राफर्स बहुत सारी इमेजेस को कैप्चर करते हैं और इस एग्जीबिशन में रख देते हैं।
बराबर है। कंपटीशन होती है फोटोग्राफ्स के बीच में किसकी अच्छी है, और ये कंपटीशन नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होती है कि बेस्ट प्राइज मिलता है जिसकी फोटोग्राफ बेस्ट है, एज वेल एज अपलोड देम ऑन द वेबसाइट्स फॉर वेरियस पर्पस। लोग इसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज भी करते हैं इस इमेजेस को जो फोटोग्राफर्स खींचते हैं। आउट ऑफ मेनी टाइप ऑफ फोटोग्राफी वन पॉपुलर टाइप ऑफ फोटोग्राफी इज द लैंडस्केप। बच्चों इसे कहते हैं लैंडस्केप। क्यों कहते हैं लैंडस्केप, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये सारे के सारे फोटोग्राफ लैंडस्केप हैं। ब्यूटीफुल लैंडस्केप फोटोज आर ऑफन डिफाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ लाइट। इसकी लाइट की क्वालिटी से को देखकर इसको डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस फोटोग्राफर्स टेंड टू शूट अर्ली इन द मॉर्निंग और ड्यूरिंग लेट आफ्टरनून व्हेन द सन इज लोअर। जो फोटोग्राफर होता है जो लैंडस्केप फोटोज खींचता है या तो वो सुबह सुबह में खींचेगा या तो सनसेट से पहले के समय में खींचेगा। Less contrasty and often displays a subtle color palette of moody hues। मतलब इनको जो कलर्स की लेयर्स मिलती है एकदम ब्यूटीफुल मिलते हैं, जो इतना मस्त डिस्प्ले करता है फोटोग्राफ के अंदर। इसलिए वो लोग या तो अर्ली मॉर्निंग में या तो इवनिंग के टाइम पे ही फोटोग्राफी करते हैं। फॉर दिस रीजन द आवर्स आफ्टर डाउन एंड बिफोर डस्क आर नोन एज मैजिक आवर्स। मतलब सूरज उगने के बाद और सूरज आथमने से पहले का जो समय होता है वो मैजिक आवर्स होते हैं। किसके लिए, लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए। इफ राइजिंग एट डाउन डजंट सिट वेल विथ योर आइडिया ऑफ रिलैक्सिंग वीकेंड, डोंट पैनिक, देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रीन लैंडस्केप अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट द डे। बिल्कुल सही। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर अब राइजिंग सन छूट जाता है फोटोग्राफ लेने का, तो यार आपके पास बहुत सारा समय है, अलग अलग जगह है फोटोग्राफ लेने के लिए, लैंडस्केप फोटोग्राफ लेने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी लैंडस्केप फोटोग्राफर होता है, देखो सारे लैंडस्केप फोटोग्राफर है, मैंने अलग अलग पिक्चर्स आपको समझाने के लिए लिए है। उनका डिजायर होता है एक इमेज लेने का दैट अपीयर्स शार्प थ्रू आउट द सीन, सो द एलिमेंट्स फोरग्राउंड इंटरेस्ट सच एज अ रॉक इन अ लेक लुक जस्ट एज शार्प एज द डिस्टेंस होराइजन। एक फोटोग्राफर जो होता है उसकी इमेज एक ऐसी शार्प दिखनी चाहिए कि दूर से दिखने वाले को जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नजर आना चाहिए लाइट के शेड्स में, चाहे वो फॉर एक पत्थर हो मतलब लेक का या तो होराइजन हो। तीसरा पॉइंट, वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम्स फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफर्स इज द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन द स्काई एंड द लैंड। यस, कई बार फोटोग्राफर्स को बहुत तकलीफ होती है, जमीन पे लाइट और हवा में जो लाइट होती है उसका डिफरेंस बहुत होता है और कई टाइम फोटोग्राफ्स अच्छे। while the human eye is capable of perceiving detail across this tonal range, a digital sensor isn't capable of recording it। हमारी जो आंखें हैं मतलब इंसान की आंखें जब शाम को या सुबह में जो लाइट देखती है वो सारी की सारी परसीव करती है, मतलब वो कैप्चर कर सकती है, इतनी पावर है हमारी आंखों में कोई भी रेंज की लाइट। बट एक डिजिटल सेंसर में इतनी कैपेबल नहीं होता है कि वो सारी की सारी टाइप्स की लाइट को रिकॉर्ड कर सके कैमरे में। कई बार हाई लाइट या लो लाइट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपके फोटोग्राफी में। पॉइंट नंबर 4, ग्रेट लैंडस्केप फोटोग्राफी इज नॉट नेसेसरली अबाउट हंटिंग आउट द मोस्ट पिक्चर्स सीन इन द मोस्ट वंडरफुल लाइट एंड इन द मोस्ट परफेक्ट टाइम ऑफ डे। ग्रेट फोटोग्राफी जो फोटोग्राफी होती है इसका मतलब नेसेसरी नहीं है कि भाई मोस्ट पिक्चर सीन ही होना चाहिए या अच्छे सीन में ही फोटोग्राफी हो सकती है, लाइट होनी चाहिए, परफेक्ट टाइम पे जाके खींचने चाहिए, नहीं। तो कभी भी परफेक्ट टाइम परफेक्ट प्लेस आप बना सकते हैं अगर आपके आंखों में वो देखने की शक्ति हो। Indeed, there are many aspects of the world landscape that are less glamorous, जैसे कि effect of heavy farming, rapidly expanding suburb and sprawling industrial wastelands that can make a poignant subject for a concerned photograph. Take a look at the effects of man on the landscape near your home and use them as a photographic subject. यहाँ पर एक ब्यूटीफुल बात कही गई है। क्या बात कही गई है, ध्यान देना। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफी में, बराबर है। जैसे लेस ग्लैमरस होता है ये फोटोग्राफ, हैवी फार्मिंग की इफेक्ट, मतलब कुछ लोग फार्मिंग करते हैं उसकी इफेक्ट भी लाइट में आ जाती है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड मतलब लैंड से जो इंडस्ट्रियल बढ़ रहा है उसके कारण भी उस लाइट में जमीन के दिखने में फर्क आ जाता है। बोले तो लैंडस्केप मतलब जो जमीन है उसमें फर्क दिखने लगता है। That can make a poignant subject for a concerned photographer। मतलब जो फोटोग्राफर को जो सब्जेक्ट चाहिए वो कई बार नहीं मिल पाता है या कई बार मिल भी जाता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन द प्लेस और जो रैपिड एक्सपैंडिंग मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, जगहों पे। सो ये सारी इफेक्ट्स जो मेन के इफेक्ट हैं लैंडस्केप के ऊपर, आपके घर के आजू बाजू आप नजर कर अंदाज कई बार नहीं कर सकते। जैसे ब्यूटीफुल सीन है, इसके बीच में किसी ने पेड़ गिरा दिया, गंदगी फैला दी,
तो पूरा लैंडस्केप बिगड़ जाता है ना। आइए इस दो फोटोग्राफ को कंपेयर करते हैं। ये फोटोग्राफ नंबर 1 लैंडस्केप 2। तो ये कौन से टाइम पे खींचा गया है? तो लैंडस्केप 1 खींचा गया है सनसेट के टाइम पे, आप देख सकते हैं। लैंडस्केप 2 है वो मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब अराउंड 11 AM के आसपास। लाइट की बात करें तो ये जो क्लाउडी लाइट है पिक्चर 1 में, पिक्चर 2 में देखें तो फुल ब्राइट सनलाइट दिख रही है। लोकेशन कहाँ का लगता है? लैंडस्केप 1 में मुझे हिली एरिया का लोकेशन लग रहा है, और लैंडस्केप 2 में प्लेन सी लेवल है, जो दरिया किनारा ऐसा कुछ दिख रहा है। फील्ड का डेप्थ की बात करें तो लो कॉन्ट्रास्ट है, लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, ब्राइट नहीं है। यहाँ पर एकदम शार्प दिख रहा है सब कुछ 2 में। तो ये लैंडस्केप 1 है। लैंडस्केप 2 का हमने एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर दिया है। चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, गुड फोटोग्राफी और गुड फोटोग्राफ आपके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए? तो मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू मी अ गुड फोटोग्राफ इज द वन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल क्लिकिंग इट। 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट पसंद करो आप। वाइल्ड एनिमल्स के फोटोग्राफ्स लेने हैं, ह्यूमन बींग्स के, नेचुरल एलिमेंट्स के, लैंडस्केप के, स्पोर्ट्स के, ट्रैवल के, अंडर वाटर के, इसके ऊपर काम करो। नंबर 2 लाइट कैसी है? जो फोटोग्राफ्स हम लेते हैं मॉर्निंग में और या तो सनसेट के टाइम में, वो बेटर लाइट इफेक्ट देता है, तो ऐसा टाइमिंग पसंद करो। मूड, यस आपका मूड डिपेंड करता है यार। कई बार तो आप फोटोग्राफ देख के ही मूड देख लेते हो कि यार इसने यार खराब मूड में फोटोग्राफी अच्छी नहीं खींचा तो मूड नहीं अच्छा होगा इसका। तो एक मूड अच्छा होना चाहिए फोटोग्राफी टाइम पे, भले लोकेशन हो या ना हो। सो ये था आज का हमारा चैप्टर मेनी काइंड्स ऑफ आर्ट। कितनी सारी आर्ट के बारे में डिस्क्राइब किया। और बच्चों मुझे पता है इसके अंदर से कोई एक आर्ट आपके अंदर होगी। या तो आप एक अच्छे पोइट होंगे, या तो अच्छे आप एक पेंटर होंगे, राइटर होंगे, प्ले लिखने आप नाटक अच्छा लिख सकते हैं। सो कुछ ना कुछ तो खूबी आपके अंदर है। चलिए बच्चों, बाय कहने का समय आ चुका है, पर हाँ इससे पहले जैसे मैंने हर बार कहता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ये बेल आइकन को दबाना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।